हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम लोग साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे भारत के संविधान के क्या क्या फीचर्स हैं, कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाकी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे डिफरेंट है। चलिए आज के इस वीडियो में हम इसे पूरा डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहला फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है रिटन एंड लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन फॉर्म में है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स रिटन भी हैं और कुछ चीज़ें जो रिटन नहीं हैं, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस बोलते हैं, और ये लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था, ओरिजिनली उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन आफ्टर मोर देन 100 अमेंडमेंट्स अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 11 शेड्यूल्स हैं। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम बाकी कंट्रीज़ से कंपेयर करें तो बाकी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे कि यूएस, जापान, इन सारे कॉन्स्टिट्यूशन में इतने ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं है, इतने शेड्यूल्स नहीं है, इतने पार्ट्स में नहीं डिवाइड हैं। हमारे भारत में सिर्फ एक ही बुक फॉलो की जाती है और वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेट्स मूव टू द सेकेंड फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज सोवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हमारा जो भारत है, हमारा जो संविधान है भारत का, वो सोवरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। यहाँ पे जो सोवरियन वर्ड है, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस, कि हमारा भारत पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, किसी भी कि कोई फॉरेन कंट्री हमारे में इंटरफेयर करे, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो बनाता है कि पूरा एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस है। और साथ ही साथ ये कि जो भी सारे रूल्स बनेंगे उसको हम खुद ही बना सकते हैं और खुद ही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारे पास एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव सब कुछ है, और हमें कोई फॉरेन पावर्स की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग अपने प्रियम्बल को देखें तो उसमें जो कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि सोवरियन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये सारे वर्ड्स हम देखेंगे तो हमारे पहले ही प्रियम्बल में ही हमें मिल जाते हैं। तो उससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। सेकंड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो लोगों के हाथ में है। पूरी डेमोक्रेसी है कि वो अगर जिसको चाहे उनकी सरकार को बना सकते हैं और जिसको चाहे उनको पावर से बाहर कर सकते हैं। ये इलेक्शन के माध्यम से होता है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको हमारे जो भारत के लोग हैं वो चुनते हैं। और फिर आता है रिपब्लिक। हमारे भारत में, हमारे इंडिया में रिपब्लिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हेड ऑफ यूनियन है जो है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट भी लोग ही चुनते हैं इनडायरेक्ट मेथड से। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट मेथड से होता है, लोग ही चुनते हैं, पर वो थोड़ा इनडायरेक्ट मेथड होता है। थर्ड फीचर है सेकुलर स्टेट। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा धर्म नहीं है, कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जो कि बोला जाए कि ये स्टेट का रिलीजन है। ये एक सेकुलर कंट्री है
और यहाँ पे सारे धर्म को, सारे रिलीजन्स को इक्वल वैल्यू दी जाती है। पर ये नहीं कि रिलीजन के नाम पे किसी भी तरह का एंटी नेशनल एक्टिविटी किया जाए, ये चीज़ें नहीं परमिटेड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। हमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी है, लेकिन अगर रिलीजन के नाम पे कोई एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ हो रही है तो उस चीज़ को नहीं परमिट करता है। फोर्थ है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। एक जो अनदर फीचर है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, हम देख सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेंटर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हम अगर इमरजेंसी के टाइम को देखें तो इमरजेंसी का जैसे कोई सिचुएशन होता है, उस टाइम को अगर हम देखें तो हमारे जो सारी पावर्स हैं वो सीधा सेंटर के पास चली जाती हैं, इसीलिए सेंटर हमारा स्ट्रॉन्ग है। और अगर जो कोई भी लॉज बनाते हैं, अगर कोई लॉज बना रहा है जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना रहा है किसी मैटर पे लॉ, उसी मैटर पे स्टेट गवर्नमेंट भी बना रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो कॉन्करेंट लिस्ट के हैं। तो इसीलिए हमारा सेंटर स्ट्रॉन्ग है, एक जो फेडरेशन है वो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ है। फिफ्थ है फंडामेंटल राइट्स। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से बोरो किया गया है, ये चीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स देते हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ऐसे बहुत ढेर सारे राइट्स देते हैं। और अगर हमारे ये जो सारे राइट्स हैं इनका अगर वॉयलेशन होता है तो सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, रिट दाखिल कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 26 के तहत आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और 226 के तहत आप हाई कोर्ट में जाएंगे। जो फंडामेंटल राइट्स हैं अगर इनके वॉल्यूशन के लिए होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं आर्टिकल 26 को यूज करते हुए। ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स, ये छठा फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और अगर हमें कुछ पावर्स मिली हुई हैं तो कुछ ड्यूटीज़ भी हैं, कुछ हमें काम भी करने होते हैं। जहाँ पावर है इन जनरल भी अगर हम देखेंगे तो जहाँ पे पावर मिलती है वहाँ पे कुछ हमारी ड्यूटीज़ भी बनती हैं। तो जो ड्यूटीज़ हैं ये करना और ना करना वो तो सिटीजन्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट से ड्यूटीज़ लेके आया गया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि पार्ट 4A में है, जो बताता है कि सिटीजन्स के कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। लेकिन अगर हम ये जो ड्यूटीज़ अगर हम करें ना करें ये तो एक सिटीजन्स के ऊपर डिपेंड करता है और ये इन्फोर्सेबल नहीं है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको अगर उसका वॉयलेशन होता है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं रिट दाखिल करके। वैसे ही ये DPSP डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये भी इन्फोर्सेबल है। ये इन्फोर्सेबल नहीं है लेकिन फंडामेंटल राइट्स हैं इन्फोर्सेबल बाय द लॉ। 7th नंबरिंग में मिस्टेक है, ये 7th फीचर्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ये है कि हमारे जो भारत में सबसे पहले तो जो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है UK से।
हमने यूके से ये चीज़ बोरो की हुई है, सिंगल सिटीजनशिप को। जैसे कि हम देख सकते हैं कि अमेरिकन जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है, जहाँ पे एक स्टेट का और कंट्री का दोनों का होगा। लेकिन हमारे इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे इंडिया में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, कोई भी ऐसा स्टेट का सिटीजनशिप नहीं है। तो हम सिंगल सिटीजनशिप फॉर्म को फॉलो करते हैं। ये चीज़ हमने ली है यूके से। एट्थ है, ये है इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी। जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारा जुडिशियल जो सारे काम है, जुडिशरी है, ये पूरी तरह से अलग है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से। हमारा जो जुडिशरी है वो इसलिए इंडिपेंडेंट है और कह सकते हैं कि एकदम अलग है, क्योंकि ताकि इसमें जो एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेचर है इसमें इंटरफेरेंस ना करे जुडिशियल के काम पे। इसीलिए हमारा जुडिशियल जो सिस्टम है ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंस है, ताकि कोई बिना भेदभाव के, बिना बायसेस के, बिना फेवरलिज्म के काम करे हमारी जुडिशरी। इसीलिए इसको इंडिपेंडेंट रखा गया है। हमारा जुडिशरी सिस्टम खुद ही जुडिशरी के जो भी डिसीजंस हैं, जो भी सारे काम है वो खुद ही करेंगे। 9th है फेडरल एंड यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो नॉर्मल टाइम है, अगर कोई नॉर्मल टाइम है, एकदम ऑर्डिनरी टाइम्स में है, तो उस टाइम पे फेडरल फॉर्म रहेगा, फेडरल फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर यूनिटरी तब होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब इमरजेंसी का होगा, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे जो भी सारे पावर्स हैं वो सीधा सेंटर के पास चले जाते हैं। और नॉर्मल टाइम्स में जैसे रहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, उसके नीचे और ढेर सारी बॉडीज काम करती हैं, लेकिन जब भी इमरजेंसी पड़ती है तो सारा पावर सीधा हमारे सेंटर के पास चला जाता है। इसीलिए यूनिटरी, फेडरल और यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन ये दोनों है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। बाय बाय।